मित्रों, यह समझने के बाद कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पीसीओडी उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या हैं, आइए यह समझते हैं कि जब पीसीओडी से अफेक्टेड फीमेल हमारे पास आती है तो वह उसके क्या कॉमन क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, हमें उसको किस किस एंगल से प्रॉपरली देखना है, एग्जामिन करना है, जिससे हम उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस तक पहुंच सकें। हम यह जान चुके हैं कि पीसीओएस या पीसीओडी को डायग्नोस करने के 3 प्रमुख क्राइटेरिया हैं: हाइपर एंड्रोजेनिज्म, ओलिगो एनेवोल्यूशन और अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। तो हमें इन्हीं तीनों क्राइटेरिया को विस्तार से समझना है कि यह हम कब कहेंगे कि इस फीमेल में हाइपर एंड्रोजेनिज्म है, कब कहेंगे इसको ओलिगो एनेवोल्यूशन है और कब कहेंगे कि ओवरीज में ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी प्रेजेंट है। आइए सबसे पहले समझते हैं इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया, हाइपर एंड्रोजेनिज्म। अर्थ क्या हुआ? एंड्रोजन। एंड्रोजन के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उनका हाइपर हो जाना, उनका बढ़ जाना। अब सोचिए एंड्रोजेंस क्या करते हैं। एंड्रोजेंस का काम है फेस में फेशियल हेयर को बढ़ाना, क्योंकि ये मेल हार्मोन है या मेल हार्मोन रिलेटेड हार्मोन्स हैं। और इसका दूसरा काम क्या होगा कि स्कैल्प से स्कैल्प के हेयर को उड़ाना या घटाना। जो फेस में फेशियल हेयर के अलावा जो एंड्रोजेंस का दूसरा काम है, पाइलोसेबेशियस यूनिट पे काम करके हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के साथ साथ वह पाइलोसेबेशियस यूनिट से सीबम का सिक्रीशन बढ़ाए, जिससे सिबोरिया अर्थात ऑयली सिक्रीशन ओवर द फेस मुख्यतः। तो सिबोरिया भी इसका ही एक लक्षण है। और इन्हीं पाइलोसेबेशियस यूनिट्स की हाइपर एक्टिविटी से, उनके एनलार्जमेंट से या उसमें इन्फेक्शन हो जाने से एक्ने। तो इस प्रकार से हाइपर एंड्रोजेनिज्म के मुख्यतः 4 फीचर्स हुए। एक फेशियल हेयर या हर्स्यूटिज्म, दूसरा फेशियल एक्ने, तीसरा सिबोरिया और चौथा एंड्रोजेनिक एलोपेशिया अर्थात लॉस ऑफ हेयर या फॉल ऑफ हेयर। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है हाइपर एंड्रोजेनिज्म का फीचर हर्स्यूटिज्म। हर्स्यूटिज्म कैसे कहते हैं? इसके लिए हमें पूरी बॉडी में हेयर डिस्ट्रीब्यूशन को समझना होगा और यह ध्यान रखना होगा कि यह हेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड्रोजन डिपेंडेंट एरियाज में जहाँ जहाँ हो, और एंड्रोजन डिपेंडेंट एरियाज में यदि बढ़ रहा हो तब हम उसको हर्स्यूटिज्म की डायग्नोसिस में का एक प्रॉपर क्राइटेरिया मानते हैं। और इसके लिए जो हम मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं वो है फेरेमन-गैल्वे स्कोरिंग सिस्टम, जिसका कि एक मॉडिफिकेशन के साथ मॉडिफाइड फेरेमन-गैल्वे स्कोर है, और जो यह बताता है कि यदि हेयर इस ग्रेडेशन से ज़्यादा है तो वो हर्स्यूटिज्म की कैटेगरी में आते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये हर्स्यूटिज्म हाइपर एंड्रोजेनिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, और यदि यह स्कोर 8 से ज़्यादा हो तब हम अपने इंडियन पॉपुलेशन में हर्स्यूटिज्म को पॉजिटिव मानते हैं। एक्ने एक दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, जिसमें पाइलोसेबेशियस यूनिट एनलार्ज हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इन्फेक्ट भी हो सकती है वो। लेकिन ये एक्ने अपने आप में इन द एब्सेंस ऑफ हर्स्यूटिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर नहीं है, क्योंकि आइसोलेटेड एक्ने अधिकतर फर्टिलिटी से इंटरफेयर नहीं करते और वह उनमें ओलिगो ओव्यूलेशन नहीं होता, उनमें अधिकतर पीसीओएम नहीं होता। तो इसलिए यदि हर्स्यूटिज्म नहीं है, केवल एक्ने ही हमको मिल रहे हैं, तो वह शायद पीसीओडी का बहुत सजेस्टिव फीचर न हो पाए। सिबोरिया और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, यह दोनों कंडीशंस अधिकांशतया जब मेल हार्मोन लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं तब मिलती है, और यह पीसीओडी जैसे फंक्शनल डिसऑर्डर जिसमें मेल हार्मोन्स अपनी नॉर्मल रेंज में ही और हायर साइड में होते हैं, यूजुअली ये नहीं मिलते। तो पीसीओडी जैसे फंक्शनल डिसऑर्डर्स में जहाँ मेल हार्मोन्स माइल्डली एलिवेटेड होते हैं, उसमें हर्स्यूटिज्म सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, विच में बी एसोसिएटेड विद एक्ने। इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? हाइपर एंड्रोजेनिज्म ऑफ माइल्डर मैग्नीट्यूड
इज यूजुअली ऑफ ओनली कॉस्मेटिक सिग्निफिकेंस। इसका कॉस्मेटिक के अतिरिक्त दूसरा सिग्निफिकेंस नहीं है। जब ये मॉडरेटली सीवियर मैग्नीट्यूड में हाइपरएंडोजेनिज्म होता है तब उसके दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जिनको हम रिलेटेड डिसऑर्डर्स के साथ डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड में हमने मॉडिफाइड फेरमैन गैल्वे स्कोरिंग सिस्टम बताया है कि किस प्रकार से शरीर के डिफरेंट पार्ट्स को एग्जामिन करें और उसमें वहाँ हेयर कितनी ग्रेडेशंस पे हैं उनको हम लिख के उनका काउंट नोट करते जाएं, और जब इन सारी साइट्स पे काउंटिंग सिस्टम को हम कैलकुलेट करके उसको ऐड ऑन करते हैं तो जो फाइनल फिगर आती है वो है फेरमैन गैल्वे स्कोर। यदि ये 8+ है तब वो हाइपरएंडोजेनिज्म या हिर्सुटिज्म की डायग्नोसिस को जस्टिफाई करता है। हाइपरएंडोजेनिज्म के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ओलिगो या एन ओव्यूलेशन। इस नाम से ही स्पष्ट है, ओव्यूलेशन यदि एन ओव्यूलेशन है अर्थात ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा, या ओलिगो ओव्यूलेशन है कि कभी ओव्यूलेशन हुआ कभी नहीं हुआ। अब इसके परिणाम क्या होंगे? यदि ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ तो नंबर 1 फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी, या ओलिगो ओव्यूलेशन में फर्टिलिटी के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, जब ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो उसके आगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की सेक्रेटरी फेज है वह भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज उत्पन्न हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ओलिगो या एन ओव्यूलेशन की जो दो प्रमुख इनके प्रेजेंटेशंस हुए, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी एंड इंटरफेरेंस विद फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी। तो इनको कैसे पहचानते हैं? क्राइटेरिया क्या है ओलिगोएमिनोरिया कहने का? यदि 12 साल के 12 महीनों में यदि हमारी जो 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली होनी चाहिए, अगर साल में 9 साइकिल्स या उससे कम हो रही हैं तब हम उसको ओलिगोएमिनोरिया कहते हैं। तो यदि यूजुअली फीमेल्स प्रेजेंट करती हैं या तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के साथ में या डिफ़िकल्टी इन कंसेप्शन के साथ में, तो इनके लिए यदि लेस देन 9 साइकिल्स पर ईयर है तो इसको ओलिगोएमिनोरिया कहते हैं, या इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी। अब समझते हैं कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। यह ध्यान रहे कि यदि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, यदि सेक्रेटरी फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉपर नहीं आ रही, यदि यह एंडोमेट्रियम एक बार प्रोलिफरेट करके सेक्रेटरी फेज में जाके उसके बाद शेड ऑफ नहीं हो रही रेगुलरली, तो एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ती जाती है, और ये एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ते जाने से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता जाए, और लॉन्ग टर्म में रहने वाला एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा तक का चांस उत्पन्न कर सकता है। तो यह ध्यान रहे कि पीसीओडी में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ओलिगोएनिवुलेशन ओलिगोएमिनोरिया होने के कारण से यह एंडोमेट्रियम रेगुलरली शेड ऑफ नहीं होती। और यह संभावना केवल ओल्ड एजेस में जाके नहीं होती, बल्कि यंग एजेस में 20, 25, 30 ईयर्स में भी यह एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा देखने को मिल सकता है इन पीसीओडी से प्रभावित फीमेल्स में। जो पीसीओडी का तीसरा प्रमुख लक्षण है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी या पीसीओएम। आइए समझते हैं कि यह पीसीओएम क्या है। हम कब कहते हैं कि ओवरीज में अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज या उससे रिलेटेड मॉर्फोलॉजी है। इसके दो प्रमुख फीचर्स हैं, ये मॉडर्न क्राइटेरिया हैं। पहला, इंक्रीज इन ओवेरियन वॉल्यूम, यदि ओवरी का वॉल्यूम 10 ml से अधिक है, यह एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और दूसरा क्राइटेरिया है यदि टोटल ओवरीज में मोर देन 12 फॉलिकल्स मिल रहे हैं जो कि 2 to 9 मिलीमीटर साइज के हैं। तो यह क्राइटेरिया कह रहा है टोटल ओवरीज में नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो हैं, ओवरीज में टोटल नंबर ऑफ फॉलिकल्स वह 12 से ज़्यादा है। और विशेष बात है, यह जो क्राइटेरिया है राइज इन ओवेरियन वॉल्यूम या प्रेजेंस ऑफ मोर देन 12 ओवेरियन फॉलिकल्स, यह चाहे एक ओवरी में हो चाहे दोनों ओवरीज में हो, यह पीसीओडी की डायग्नोसिस को जस्टिफाई करते हैं, पीसीओएम के क्राइटेरिया को जस्टिफाई करते हैं। तो इस प्रकार जो 3 प्रमुख लक्षण हैं हाइपरएंडोजेनिज्म, ओलिगोएनिवुलेशन और पीसीओएम, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जो हमारे पेशेंट्स हैं उनका प्रेजेंटेशन भी बहुत डिफरेंट हो जाता है। ध्यान रहे, इनमें से बहुत इम्पॉर्टेंट
जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है हाइपर एंड्रोजनिज्म। तो हाइपर एंड्रोजनिज्म अगर ओलिगो एनोवुलेशन के साथ में है, अगर तीनों ही उत्पन्न है तो उसको तो हम पीसीओएस कहते ही हैं। लेकिन अगर हाइपर एंड्रोजनिज्म और एनोवुलेशन यह दोनों ही हैं तो इसको कहते हैं हम क्लासिक पीसीओएस। जब किसी केस में हाइपर एंड्रोजनिज्म हो और अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज मिल रही हो, यह दो क्राइटेरिया तो प्रेजेंट हो, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो, ओव्यूलेशन रेगुलरली हो रहा हो, ऐसे केसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेटरी पीसीओएस। तो अर्थात पीसीओएस भी केवल पीसीओएस की डायग्नोसिस अगर हम दे रहे हैं तो ये शायद एक इनकम्प्लीट डायग्नोसिस है। हाइपर एंड्रोजनिज्म तो एक मेन क्राइटेरिया है और यह हाइपर एंड्रोजनिज्म अगर एनोवुलेशन के साथ में है तो क्लासिक पीसीओएस हुआ, लेकिन अगर उस केस में ओव्यूलेशन हो रहा है तब यह ओव्यूलेटरी पीसीओएस हुआ यदि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी है। कुछ केसेस पीसीओएस के ऐसे भी होते हैं जिसमें ओलिगो एनोवुलेशन हो, ओवेरियन मॉर्फोलॉजी हो, लेकिन हाइपर एंड्रोजनिज्म ना हो। इन केसेस को हम नॉन हर्स्यूट पीसीओएस कहते हैं। आइए समझते हैं ये जो डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं पीसीओडी के, इनकी क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है। तो वास्तव में अगर हम देखें ये जो डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं जिसमें क्लासिक पीसीओएस के दो प्रकार हुए, या तो तीनों क्राइटेरिया हो या हाइपर एंड्रोजनिज्म और ओलिगो एनोवुलेशन हो, पीसीओएम ना हो। यह दोनों ही केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत सीवियर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइपर एंड्रोजनिज्म और ओलिगो एनोवुलेशन जो दो मेन क्राइटेरिया हैं, ये दोनों उत्पन्न हैं, दोनों मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त जो ओव्यूलेटरी पीसीओएस है जहां ओव्यूलेशन हो रहा है, हाइपर एंड्रोजनिज्म प्रेजेंट है लेकिन ओव्यूलेशन हो रहा है, उसमें एक क्राइटेरिया मिसिंग होने के कारण से ऐसे केस में इंसुलिन रेजिस्टेंस रिलेटिवली कम होता है। और यदि नॉन हाइपर एंड्रोजनिक पीसीओएस है जिसमें हाइपर एंड्रोजनिज्म नहीं है, जो कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है पीसीओडी का, केवल ओलिगो एनोवुलेशन है और पीसीओएम है, तो इन नॉन हाइपर एंड्रोजनिक पीसीओएस के केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे कम होता है और ये केसेस सबसे लेस सीवियर कैटेगरी के माने जाते हैं। तो इस प्रकार हाइपर एंड्रोजनिज्म अगर है और साथ में ओलिगो एनोवुलेशन है तो वह इस पीसीओएस का सबसे सीवियर फॉर्म होगा जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी सबसे ज़्यादा होगा। यदि स्लाइड पे आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि पीसीओएस से प्रभावित फीमेल्स का क्लिनिकल अपीयरेंस ये अनेक प्रकार का हो सकता है, बिल्कुल लीन एंड थिन फीमेल से लेके एक ओबीज हेफ्टी फीमेल तक। और वास्तव में जितना हमारा शरीर में बॉडी फैट कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, जितना ओबेसिटी का कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, उतना एब्डोमिनल ओबेसिटी के कारण से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और यह इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले स्टेजेस में हमारा एंड्रोजन लेवल अगर कुछ कम भी होता है तो वो उस ओबेसिटी या उस एडिपोसिटी या उस एडिपोस टिश्यूज़ के साथ में उसका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार ओबीज फीमेल्स में माइल्डर फॉर्म ऑफ एंड्रोजन एक्सेस भी ज़्यादा सीवियर हो जाता है, जबकि लीन फीमेल्स में हर्सुटिज्म या हाइपर एंड्रोजनिज्म उत्पन्न करने के लिए एंड्रोजन एक्सेस थोड़ा ज़्यादा सीवियर होना पड़ता है, तब वो मैनिफेस्ट करता है। तो यदि कोई फीमेल लीन फीमेल है तो उसमें अधिकांशतया हाइपर एंड्रोजनिज्म ज़्यादा सीवियर होती है विद रिस्पेक्ट टू एक ओबीज फीमेल जिसमें कि कम हाइपर एंड्रोजनिज्म ही ज़्यादा सीवियर लक्षण उत्पन्न कर सकती है। धन्यवाद।